नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू जयपुर डायलॉग यूएसए और आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, दैट्स व्हाट वी ट्राई टू बिकम बेटर। आज की जो चर्चा होगी वो होगी जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा बन गया है। मालदीव्स, एक छोटा सा देश जहां की टूरिज्म के अलावा और कोई कुछ है ही नहीं, उस देश ने भारत को इंसल्ट किया है, भारत का अपमान किया है, भारतीयों का अपमान किया है, हमारी सहनशीलता का अपमान किया है, हमारे टूरिज्म के कंट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, लाखों लोग जाते हैं वहां जाते हैं, उनका अपमान किया है। वहां के कथित राष्ट्रपति ने इंडिया आउट करके टी शर्ट बना के अपने आप को फेमस किया और आज वो शासन में है। उनके उनके मिनिस्टर्स ने भद्दी बातें करी जब प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का फोटो प्रस्तुत किया था। तो इसमें 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं ना कि हमेशा जो भी एक एवरी डिजास्टर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी। दिस भारतीयों के लिए एक ऐसा अवसर है कि जिसमें कि हमें अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से हमेशा इस बात की चर्चा करता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के 3 A, अराइज, अवेकन एंड असर्ट, और विभूति झा का चौथा A, एक्ट, हमेशा उसकी चर्चा करता हूं। ये वही अवसर है, इसको खोना नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम बहुत सहनशील हैं, हम हिंदू लोग बहुत सहनशील हैं। भारतीय की एक कल्चर है, हमारी सनातनी कल्चर में हमारे में सहनशीलता की शक्ति बहुत ज्यादा है। लोग हमारे ऊपर प्रहार करते हैं और हम अमन की आशा की बात करते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना है। अगर वो ना होगा तो फिर हमें ही कष्ट होगा इसका, ये हमेशा याद रखिएगा। जो कॉम्प्रोमाइज में, एनी कॉम्प्रोमाइज जो लोग होता है उसमें आप नोट करिएगा, अपनी जिंदगी का इस एक्सपीरियंस से अपने देखिएगा कि जब भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज करने वाला हमेशा लूज करता है, क्योंकि जो सच होता है उसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एक दो या हजारों वजह के कारण, पॉलिटिकल, सोशल, शांति, इन सब नामों के कारण। तो कॉम्प्रोमाइज जो है, ये समय कॉम्प्रोमाइज का नहीं है। ये समय है कि जब मालदीव्स को अपनी जगह पे उठा के बैठाना है, क्योंकि इसमें उन लोगों ने हमारी जो है, हमारी बदतमीजी से बेइज्जत की है हमारी। उन्होंने बहुत रंज आता है इस बात को देख करके। मेरा बेटा भी वहां गया था अपनी पत्नी के साथ। जब वहां पे उसने, 1-1.5 साल पहले की बात है, जब वहां पे उसने नई नई शादी थी, उसने एक हिंदू पूजा करने की कोशिश की, उसको मना कर दिया गया था। सोचिए इस बात को, ये व्यक्तिगत उदाहरण मैं दे रहा हूं आपसे। तो ये वो देश है जब आप धीरे धीरे बातें खुलने लगी हैं, अब लोग बोलने लगे हैं। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि इस तरह का जो प्रहार हम पे होता है, ये इसलिए होता है कि हम सहनशील हैं। हम शांति के इतने पुजारी हो गए हैं कि शांति के नाम पर जूते भी खा लेते हैं और फिर कहते हैं अरे वो तो बेचारा छोटा सा देश है। कुछ लोगों की हमने ट्वीट्स पढ़ी जो कहते, एक ने कहा, बड़ा मजाकिया सा था, इंसल्टिंग सा था, लो आईक्यू वाला स्टेटमेंट था, अरे उनके पास तो 500 होटल हैं, इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हैं लोग। तो मेरा सवाल यही था कि क्या वो 500 होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक दिन में बन गए? लक्षद्वीप भी बनेगा। भारत की इंटरनल टूरिज्म को बढ़ाना है, भारतीयों को। जिस तरह से आसानी और सहूलियत से आप थाईलैंड और सिंगापुर चले जाते हैं, भारत में ऐतिहासिक बहुत सी चीजें हैं। आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे बहुत सारे मित्र जो जिनका इंडिया से कांटेक्ट खत्म हो गया था, और कुछ नहीं, नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक इंडिया, बट अब जाने के कारण रुक गए थे, अभी वो इंडिया में 2-2 महीने, 3-3 महीने गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चला है, अब ये समझ में आया है, और थैंक्स टू पीपल लाइक अस, एंड आई टेक क्रेडिट फॉर दैट, कि हम लोगों ने भारत के बारे में बहुत चर्चाएं की हैं, पॉजिटिव नैरेटिव लगाई है, तो उसके कारण लोग जाते हैं। कल ही मेरी बात हुई उनसे,
कह रहे थे कि यार यहाँ जो हो रहा है देख के कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। देखिए ये उनकी बातें हैं, जो बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत ही सफल रहे हैं अमेरिका में। तो लोगों को होता है कि एक बार कनेक्शन छूट जाता है, हम वो कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीयों में। तो इस बात को मानना पड़ेगा हमें कि ये जो मॉलडीव्स वाला सिलसिला है ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक और चर्चा करता हूं इस बात पे। 2007 में इस बात की चर्चा मैंने भारत के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव से की थी, तो उसने कहा था विभूति इन चीजों को बताओ, लोगों को नहीं बताओगे तो लोग जानेंगे नहीं। तो मैं 2007 की चर्चा कर रहा हूं आज। 2007 में फ्लोरिडा में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके ऑर्गेनाइजर थे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। करीबन 600 से ज्यादा गेस्ट्स और विजिटर्स और एक्सपर्ट्स, एचआर एक्सपर्ट्स आए हुए थे। तो वहां की चर्चा जो थी, हमें भी बुलाया गया था, मैं भी कीनोट स्पीकर था और हमारा एक सेशन था। और उस सेशन की एक चर्चा ये थी कि व्हाट डज अपॉर्चुनिटी मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। उन दिनों भारत करीबन 7-8% जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा था। तो एक प्रश्न था कि ये भारत 8 या 9% ग्रोथ रेट सस्टेन कर पाएगा जबकि उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल पीपल नहीं है। नोट करिएगा इस बात को। और दूसरी बात ये थी कि 8 और 9% का ग्रोथ रेट जो होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेगा भारत की ये सस्टेन कर सके। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या उत्तर दिया उस वक्त। 2007 की चर्चा है ये। मैंने कहा था कि अमेरिका में, मैंने कंपैरिजन दिया अमेरिका और इंडिया का। तो इंडिया का पॉपुलेशन उन दिनों लिटिल बिट हियर एंड देयर छोड़ दीजिए, 1.1 to 1.2 बिलियन था। अमेरिका का 320 मिलियन टू 330 मिलियन था। ऑलराइट। तो मैंने ये 2 उदाहरण का जक्सटापोज करते हुए ये कहा कि उन दिनों 320-30 मिलियन लोगों के फ्लाइंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए अमेरिका में 6,500 से ज्यादा विमान उपस्थित थे। 6,500 से ज्यादा विमान फ्लाइंग नीड्स को फुलफिल करते थे, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। इंडिया की पॉपुलेशन थी 1.1 और 2 बिलियन और हमारे पास सिर्फ 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थी। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनके मुंह खुल गए थे। ओ माय गॉड, ऐसा है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि अगर भारत सरकार ने सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री को फोकस किया और डेवलप किया, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, आना जाना, कितना टाइम बचेगा लोगों को। तो जहां पे आप बैंगलोर से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, उस तरह से कितने छोटे छोटे शहर हैं जहाँ की 8-10 घंटे 12 लगते हैं लोगों को ट्रेन से या कार से जाने में। रोड्स भी अच्छे नहीं थे उन दिनों। तो अगर भारत सरकार ने सिर्फ एयरलाइन डेवलप करने की कोशिश की तो कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, उसका असर जो होगा भारत पे वो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा। क्योंकि प्लेन्स के साथ साथ एयरपोर्ट बनती हैं, टैक्सी सर्विस आती है, होटल बनते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय आते हैं, फूड आता है। इन सब चीजों का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का एक सिस्टम बनता है। दूसरा उदाहरण हमने उनको दिया था कि जिस तरह से अमेरिका में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ही परिपक्व है, बहुत लोग यहाँ से वहाँ पार्क जाते हैं, 100 माइल गाड़ी लेके जाते हैं, फ्लाई करके जाते हैं, 2 दिन रहते हैं, चले आते हैं। भारत में जिस तरह की हमारी कहते हैं वो कल्चरल हेरिटेजेस हैं, हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज हमारी हैं, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप किया गया तो बहुत भारत का जीडीपी बहुत बढ़ेगा। और दूसरा उदाहरण दिया था मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। उन दिनों 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक भारत में सिर्फ 1 लाख कमरे थे। यूएस में लास वेगस सिटी में, छोड़िए नेवाडा स्टेट को, लास वेगस सिटी में ही सिर्फ 1 लाख से ज्यादा कमरे थे। सोचिए इस बात को। तो मैंने कहा था कि उसी तरह से अगर भारत ने होटल इंडस्ट्री को डेवलप किया, डोमेस्टिक टूरिज्म को डेवलप किया,
तो उसका जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कितना होगा फ्रॉम एवरीथिंग। आप जब होटल में जाते हैं आज की तारीख में, मुझे खुशी इसी बात की हुई, मैं पिछले दिनों मैं उज्जैन में था, मैं वहां जैसलमेर में था, जैसलमेर में मैरियट होटल देखा, बहुत सारा रिजॉर्ट देखा। बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके कि मैरियट होटल भी वहां जैसलमेर में है। उसके बाद हम उज्जैन आए। उज्जैन आने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जिस तरह से डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है, उसी हिसाब से अगर हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई तो कितना प्रोग्रेस हो सकता है। तो ये जो मुद्दा है, ये भारत के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की एक वो कड़ी है जिसे हमें लेकर के आगे बढ़ना है। लक्षद्वीप ही क्यों, इंडिया में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है। मेरा स्टेट बिहार, यहां तक कि बुद्ध, महावीर सबकी पुण्य स्थल है वहां पे, लेकिन क्या किया है बिहार सरकार ने? कुछ भी नहीं किया टूरिज्म के नाम पे। अभी सुना है कि अब थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उसे होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आज की चर्चा में इतना ही कहूंगा कि मालदीव्स में जाने के लिए भारत को पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। अपना वजन आज हमें दिखाना है, अपनी शक्ति हमें उनको दिखानी है। 5-5 लाख लोग जाते हैं वहां पे, भारतीय, इतनी इकोनॉमी में होती है, लेकिन उन्होंने इस बात को कुछ सोचा नहीं। हमें दो अदले का समझ करके उन्होंने गालियां दे दी। इस बात को समझिए, ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो देश है जहां की ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस राइट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप उस देश में कुछ इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा। इसी बात को लेते हुए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बॉयकॉट एवरीथिंग दैट इज हलाल। ये वक्त आ गया है, चाहे वो पतंजलि हो या डाबर हो या हमदर्द हो। अगर वो आपकी चीज बनाते हैं, वो क्या कहते हैं, बीकानेरी हो, हल्दीराम हो, अगर उनके नाश्ते जो हैं हलाल सर्टिफाइड है, मत लीजिए। उनको कहिए कि आप हलाल सर्टिफाइड विदेश भेजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें मत बेचिए उस बात को। तो इस चीज को लेकर के कुछ कुछ हमें अपने आप से ये बात करनी होगी कि हम उन देशों के साथ क्यों अपने तरफ से, अपने ही तरफ से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम उनसे मित्र बने। इस बात को मानिए, पूर्व पक्ष और शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है कि चाइना आपका दोस्त नहीं है, पाकिस्तान आपका दोस्त कभी नहीं बनेगा। इस बात को मान लीजिए, उसके बाद आपकी नीतियां उसी हिसाब से बनेंगी, बनानी भी चाहिए। जो दुश्मन है वो दुश्मन है, अपनी जगह पे है, लेकिन हमें अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। हमारा दुश्मन हमारी जान लेना चाहता है और हम उसे लस्सी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, जागरूकता का ये बहुत बड़ा अवसर है। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदू यूनाइट नहीं होता है। अगर आज की तारीख में हम यूनाइट नहीं हुए तो कब होंगे फिर? इस बात को कहते हुए मैं कहूंगा कि उनसे हमेशा ये भी पूछना है कि जब तक आप ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस राइट्स हमें नहीं देते हैं तो हम आपके यहाँ क्यों आए? मुझे आपसे क्यों हमदर्दी है इस बात की? प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। वी आर विथ यू एंड वी वांट यू टू बी विथ अस। सत्यमेव जयते, और सत्य को जीतने के लिए हम आपको युद्धग्रस्त होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ये बात मैं हमेशा आपको कहूंगा। सत्य अपने आप से नहीं जीतेगा जब तक आप सत्य के लिए नहीं लड़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार।